100 करोड़ की वसूली के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि अदालत ने अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मामला बड़ा है और आरोप गंभीर है, इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख में बॉम्बे हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और जांच के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, मगर सुप्रीम कोर्ट से दोनों को झटका लगा। असल में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की उगाही के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था और इसी के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच के आदेश दिए थे। पुलिस के द्वारा पैसे इकट्ठा करो, लूटो और वसूली करो, यही ये महाराष्ट्र सरकार का एकमात्र कार्यक्रम चल रहा है। कोरोना मरीजों में नए लक्षण भी दिखने का दावा किया गया। दावा है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के साथ मरीजों में नए लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। बताया गया कि अब कोरोना के मरीजों में पेट दर्द, उल्टी, जोड़ों के दर्द और भूख की कमी जैसी शिकायतें भी मिल रही हैं। भूख नहीं लगना, नौशिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना और डायरिया, ये लक्षण अब थोड़े ज्यादा आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद आठवले ने साफ किया कि राजनीतिक मुलाकात नहीं थी और वो पवार का हालचाल पूछने आए थे। पिछले दिनों पथरी सामने आने के बाद पवार की सर्जरी की गई थी। पॉलिटिकल विषय बिल्कुल नहीं था, तबीयत पूछने के लिए आज मैं उधर आया था। आईआईटी रुड़की में 89 कोरोना मरीज मिलने के बाद वहां सख्ती बढ़ा दी गई। प्रशासन ने 5 हॉस्टलों को सील कर दिया, साथ ही घर गए छात्रों के लौटने पर भी पाबंदी लगा दी। आईआईटी रुड़की में अब तक 89 जो छात्रों में है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कुछ नक्सलियों ने रेलवे के काम में इस्तेमाल की जा रही गाड़ियों में आग लगा दी, साथ ही वहां काम कर रहे मजदूरों के साथ मारपीट भी की। लखनऊ के मड़ियाव थाने में तैनात पुलिसकर्मी रामजी यादव की कोरोना की वजह से मौत हो गई। कोरोना टेस्ट करवाने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। टीएमसी उम्मीदवार गौतम देव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में गौतम देव मतुआ समुदाय के एक आदमी को धमकाते हुए दिखे। আর যদি আমাদের বিরোধিতা করে আমরা সেখান থেকে উচ্ছেদ করি, বুঝেন? আমি গৌতম দেব যা বলি তাই করি, আমার কাছে সব রিপোর্ट আছে। बीजेपी का साथ देने के लिए जिसे धमकाया जा रहा था उसने सफाई देने की कोशिश भी की, लेकिन गौतम देव ने एक न सुनी। তো সন্ন্যাসী মানুষ, ওই সব সন্ন্যাসী টন্যাসী আমি বুঝি না, আমি নিজেও সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী দেখাবেন না, বিজেপি করবেন না। वीडियो वायरल होने के बाद गौतम देव घिरने लगे तो मामले को उन्होंने जमीन पर अवैध कब्जे का मामला कह दिया। আমি বলেছি যে এটা একটা বড় জায়গা দখল করে একটা তথাকথিত আশ্রম চালাচ্ছে, ওটা কোনো আশ্রম নয়। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अहम चर्चा के समय बड़े ऐलान और अपील की है। पीएम ने कहा कि लॉकडाउन जरूरी नहीं, साथ ही उन्होंने 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने की अपील की। पीएम ने यह भी कहा कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। टेस्टिंग से ना घबराए, क्योंकि टेस्ट होंगे तभी पता चलेगा कि कौन बीमार और कितने लोगों का इलाज करना है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, जीरो वेस्टेज तय करें। हम इन 4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा, वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ये हम लोग करें। और इसके लिए अब ये हमें यदि वैक्सीनेशन केंद्रों की संख्या बढ़ानी है तो उसको भी बढ़ाएं। पहले एक बार देखें कि हम 11 से 14 अप्रैल किस प्रकार से चीज़ों को मोबिलाइज कर सकते हैं। एक अचीवमेंट का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जो आज परिवार जो इसमें लपेट में आ रहे हैं, उसका मूल कारण है शुरुआत एसिम्टोमेटिक से होती है और केयरलेस होने से होती है। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है प्रोएक्टिव टेस्टिंग। हम जितना ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे तो एसिम्टोमेटिक जो पेशेंट होगा वो भी ध्यान में आ जाएगा, तो परिवार में होम क्वारंटाइन वगैरह ढंग से कर लेगा।
वो परिवार के साथ जैसे नॉर्मल जिंदगी जीता है वो नहीं जिएगा। और इसलिए पूरा परिवार जो आज सब लपेट में आ जाता है उसको हम बचा सकते हैं। और इसलिए हम अभी चर्चा जितनी वैक्सीन की करते हैं उससे ज़्यादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की ज़रूरत है, बल टेस्टिंग पर देने की ज़रूरत है। और हमने सामने से टेस्टिंग के लिए जाना है। उसको तकलीफ हो और फिर टेस्टिंग करने के लिए आए और फिर उसको पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाए, और वो मैं समझता हूँ क्रम हमारे लिए थोड़ा बदलना पड़ेगा। हमारे पास वायरस को कंटेन करने के लिए एक अहम तरीका है कि हम ह्यूमन होस्ट को कंटेन करें। मैंने पहले भी कहा था, ये कोरोना एक ऐसी चीज है कि जब तक आप उसको लेकर के नहीं आओगे घर में नहीं आता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे एक नया शहर बसाने की तैयारी है। News18.com की रिपोर्ट है कि यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी मथुरा के राया में एक्सप्रेसवे के किनारे नया शहर बनाएगी, जिसमें वियतनाम और मालदीव जैसे खूबसूरत देशों की झलक देखने को मिलेगी। बताया गया कि नए शहर में गांव की हरियाली भी होगी और शहर के ऐशो आराम का भी पूरा इंतजाम होगा, जिसके लिए होटल, रेस्टोरेंट, वेलनेस सेंटर और आश्रम से लेकर रिवर फ्रंट तक बनेगा। चूंकि मथुरा वृंदावन श्री कृष्ण की नगरी है, इसलिए नए शहर में साउंड एंड लाइट शो के लिए जरिए कृष्ण लीला भी दिखाई जाएगी। खबर है कि शहर की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा एक अमेरिकी कंपनी को सौंपा गया, जिसने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और रिपोर्ट मंजूरी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भी भेज दी गई है। सचिन तेंदुलकर घर में क्वारंटीन रहेंगे। सचिन तेंदुलकर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। हालांकि अभी कुछ दिन वो घर में क्वारंटीन रहेंगे। पिछले दिनों सचिन तेंदुलकर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने की वजह से उसके इलाज के लिए दी जा रही रेमडेसिविर दवा की मांग में ऐसा उछाल आया कि बाजार में उसकी किल्लत हो गई। बाजार में रेमडेसिविर की मांग इतनी ज्यादा है। इस वक्त की बड़ी खबर ट्राल से, जहां पर एक आतंकी मारा गया है और अभी भी आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है। 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है, लेकिन सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है ट्राल में, जहां पर एक आतंकी मारा गया है। अभी भी वहां पर मुठभेड़ जारी है और 3 आतंकवादी वहां पर घिरे हुए हैं। तो बड़ी कामयाबी ट्राल से मिली है। इससे पहले शोपियां में भी मुठभेड़ चल रही थी, वहां पर 3 आतंकी मारे गए थे और अब ट्राल में एक आतंकी मारा गया है। किस संगठन से ये आतंकी जुड़ा हुआ था, अभी ये जानकारी नहीं मिली है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं ट्राल से, जहां पर एक आतंकी मारा गया है और लगातार पूरे इलाके को वहां पर घेरा गया है सुरक्षा बलों की तरफ से और वहां पर आतंकवादी घिरे हुए हैं। 3 आतंकी बताए जा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि 2 आतंकी मारे गए हैं। तो अब यह आंकड़ा 2 पर पहुंच चुका है। ट्राल में 2 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों के लिए ये बड़ी कामयाबी, और अभी भी मुठभेड़ जारी है क्योंकि अभी वहां पर और भी आतंकवादी हैं जो छिपे हो सकते हैं। 3 आतंकी पहले घेरे गए थे और अब बड़ी खबर यह है कि 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं ट्राल में। अगर इस इलाके की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील ये इलाका है और पहले ही इसे संवेदनशील इलाका घोषित किया जा चुका है। अभी यहां पर कुछ देर से मुठभेड़ चल रही थी ट्राल में, जहां पर 2 आतंकी मारे गए हैं। आप देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि वहां पर सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे में निगरानी भी की है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है और अभी भी वहां पर कई आतंकी छिपे हो सकते हैं। जो ये 2 आतंकी मारे गए हैं, किस संगठन से ये आतंकी जुड़े हुए थे ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये मारे गए हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टरों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन डॉक्टरों में 5 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि 32 डॉक्टर घर पर क्वारंटीन हैं। बताया गया कि सभी डॉक्टर कोरोना मरीजों के इलाज में लगे हुए थे। डॉक्टरों को फिलहाल कोरोना के हल्के लक्षण ही बताए जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 7,437 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। 24 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 3,687 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 8% के पार पहुंच गई है। हरियाणा के रोहतक से चौंका कर रख देने वाली एक घटना सामने आई। वहां रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन में अचानक आग लग गई। बताया गया कि रोहतक से दिल्ली जाने वाली EMU ट्रेन में उसके रवाना होने से 2 घंटे पहले आग लगी, जो इतनी भीषण थी कि उसने कुछ ही देर में ट्रेन की तीनों बोगियों को एक-एक कर अपनी चपेट में ले लिया।
बोगियों की खिड़कियों से लपटों के साथ धुआं उठने लगा, जिसे देखकर वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फौरन फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। ट्रेन में लगी आग के भीषण रूप को देखकर वहां मौजूद लोग घबरा गए। आग तो बहुत भयंकर थी, बहुत भयंकर, ऊपर तक आग जा रही। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे रहे। इसी का नतीजा रहा कि उन्होंने आग को दूसरी बोगियों में फैलने से पहले ही बुझा लिया। 6 गाड़ियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जब तक आग को बुझाया गया तब तक बोगियों में इस्तेमाल लायक कुछ बचा नहीं था। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारें अब सख्त कदम उठाने लगी है। इसी कड़ी में कर्नाटक ने 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है, जो 10 से लेकर 20 अप्रैल तक बेंगलुरु, मैसूर, मंगलुरु, कलबुर्गी, बिदर, तुमकुरू, उडुपी और मणिपाल में लागू होगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, जिस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। उत्तर प्रदेश में फसल में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बार खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में आग लगने की तस्वीरें पीलीभीत से सामने आई, जहां कई एकड़ जमीन में लगी गेहूं की फसल आग की जद में आ गई। जैसे ही गांव वालों को उसका पता लगा, उन्होंने आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया। वहां अफरा तफरी मच गई। इस घटना में फसल के राख होने से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा। कुछ इसी तरह कानपुर में भी खेतों में आग लगने से किसानों के हाथ पांव फूल गए। वो सभी आग को बुझाने में जुट गए। उनका गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब दमकल कर्मी देर से वहां पहुंचे। ऐसे में उन्होंने उन्हें घेर लिया। वहां मौजूद पुलिस वालों ने किसानों को समझा बुझाकर इस हंगामे को शांत कराया। बिहार के मधुबनी में छेड़खानी के आरोपी एक लड़के को लेने पहुंची पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। गुस्साए लोगों ने पथराव किया, जिसमें पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। दरअसल गांव वालों ने एक लड़के को छेड़खानी के आरोप में पकड़ लिया। कुछ लोगों ने लड़के की पिटाई की, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा और कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। पुलिस ने लोगों को समझाकर आरोपी लड़के को अपनी हिरासत में लिया। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। न्यूज़ 18 के मनोज शर्मा की रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश के सभी शहरी इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया। इसके अलावा शनिवार और रविवार को पूरी तरह बंदी यानी लॉकडाउन लागू रहेगा। 2 दिन का ये लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक यानी 60 घंटे तक चलेगा, जबकि छिंदवाड़ा में अगले 7 दिन तक पूरी तरह लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया। इसी तरह रतलाम में अगले 9 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। खरगोन, कटनी और बैतूल में भी 7 दिन तक सब कुछ पूरी तरह बंद रहेगा। हालांकि इस दौरान लोग जरूरी कामों और टीका लगवाने के लिए बाहर निकल सकेंगे। साथ ही जरूरी चीजों की दुकानें, माल ढुलाई वाली गाड़ियां और सभी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। केरल के मुख्यमंत्री को कोरोना हो गया। केरल के सीएम पिनराई विजयन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्हें कोझिकोड के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बंगाल चुनाव के बीच कोलकाता में बीजेपी ने विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए सोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत की। अनेक महानुभाव अलग अलग देशों के अंदर आज के इस कैंपेन के साथ जुड़े हैं। आरोप है कि गुजरात के वडोदरा में शव के लिए परिवार को एम्बुलेंस नहीं मिली। इसके बाद इस शव को ठेले पर रखकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाना पड़ा। पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाला मामले में ईडी ने मुख्य आरोपी अनूप मांझी से पूछताछ की, जिसके बाद दावा किया गया कि अनूप मांझी ने पुलिस इंस्पेक्टर अशोक मिश्रा को पैसे दिए थे। अशोक मिश्रा को कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया है। गुजरात के भावनगर में सरकारी अस्पताल के रवैये पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने राज्य सरकार को ट्वीट कर घेर लिया। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें एक सरकारी अस्पताल में कई मरीज इलाज के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। मामला सामने आया तो राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने वीडियो ट्वीट करने के बजाय शक्ति सिंह गोहिल को सही तरीके से मुद्दा उठाने की नसीहत दी। एवा बधाना जवाब आपो आ समय में हमारी पास समय पर नहीं। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यों के सीएम के साथ बैठक की। इस बीच पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है और कोरोना से निपटने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें नाइट कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू कहना चाहिए ताकि लोगों को कोरोना में जीने का एहसास हो। उन्होंने कहा कि कोरोना कर्फ्यू से लोगों को जागरूक करने में मदद भी मिलेगी।
जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें, कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है। हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ, मैं कोरोना काल में जी रहा और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। झारखंड के गोड्डा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां ट्रेन का उद्घाटन करने पहुंचे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। दोनों ही नेता गोड्डा से शुरू होने वाली हमसफर एक्सप्रेस के लिए उद्घाटन के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन ट्रेन चलवाने का क्रेडिट लेने के नाम पर दोनों नेताओं के बीच बहस शुरू हो गई। नेताओं को उलझा देख उनके समर्थक भी एक दूसरे से भिड़ गए और वहां देखते ही देखते धक्का मुक्की शुरू हो गई। आरोप है कि इस दौरान वहां हाथापाई भी की गई। इससे पहले वहां मौजूद नेताओं के समर्थकों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान वहां कई और विधायक, प्रशासन के सीनियर अधिकारी और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में ही रेलवे स्टेशन जंग का मैदान बन गया। हालांकि दोनों ही नेताओं के सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह बीच बचाव कर उन्हें अलग हटाया। रेल मंत्रालय ने गोड्डा से दिल्ली के लिए हमसफर एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया था, जिस पर बीजेपी सांसद और इलाके के विधायकों के बीच पिछले काफी वक्त से श्रेय लेने की होड़ चल रही थी। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए। फिलहाल इलाके में गुरुवार दोपहर से ही आतंकवादियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बल ने 2 आतंकवादियों को घेर रखा है, जिनमें अंसार गजवत उल हिंद का चीफ इम्तियाज अहमद भी शामिल है। आतंकवादियों से मुठभेड़ के समय सेना के 4 जवान भी घायल हुए हैं। दरअसल गुरुवार दोपहर में जैसे ही आतंकवादियों के होने की खबर मिली, फौरन सेना ने इलाके में तैनाती बढ़ाई और आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसी दौरान एक जगह उन्होंने दहशतगर्दों को घेरा और मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें 3 आतंकी मारे गए। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। शोपिया में अभी भी मुठभेड़ चल रही है और सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। 3 आतंकी मारे गए हैं, जबकि अभी 2 आतंकवादी घिरे हुए हैं। तो जैसे ही सेना को सूचना मिलती है, उसके बाद पूरे इलाके को घेरा जाता है, सर्च ऑपरेशन शुरू होता है और फिर मुठभेड़ शुरू होती है आतंकवादियों से। चुनावी रैलियों में कोरोना नियमों की अनदेखी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना रुख अपनाया है। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को इस सिलसिले में नोटिस जारी किया। दोनों से 30 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, अदालत ने सुनवाई के दौरान पूछा कि आखिर लोग चुनाव प्रचार के दौरान बिना मास्क के क्यों दिख रहे हैं। असल में हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि केंद्र के बनाए कोरोना नियमों का चुनावी रैलियों में पालन नहीं हो रहा है। साथ ही ये मांग भी की गई कि चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाएं कि वो केंद्र सरकार की ओर से जो जारी निर्देश हैं उसका सख्ती से पालन कराएं, जिस पर कोर्ट ने ये जवाब मांगा। जम्मू से एक आतंकी को एनआईए ने धर दबोचा। एनआईए ने जम्मू से शाहिद नावेद नाम के आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। वो कुछ समय पहले देश से भागकर कुवैत चला गया था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। साथ ही उन्होंने लोगों को बताया कि उन्हें बीमारी से डरना चाहिए, न कि टीके से। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बड़ी बैठक की। ये बैठक गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व को मनाने के लिए की गई, जिसमें पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल हुए। हमारी सिख गुरु परंपरा अपने आप में एक संपूर्ण जीवन दर्शन रही है। दिल्ली में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। उन्होंने पहले 9 मार्च को कोरोना का टीका लगवाया था। श्रेयस अय्यर ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनके कंधे की सर्जरी सफल रही। पिछले महीने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान वो घायल हो गए थे और इसी वजह से अभी आईपीएल के शुरुआती मैच नहीं खेल पाएंगे। हाथरस कांड में मथुरा कोर्ट में दायर एसटीएफ की चार्जशीट में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। चार्जशीट में पीएफआई के 8 सदस्यों को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट के मुताबिक आरोपियों से बरामद कागजातों से ये बात सामने आई है कि वो जाति और समुदाय के आधार पर हिंसा फैलाना चाहते थे। इतना ही नहीं, एक वेबसाइट बनाकर भी माहौल खराब करने की साजिश रची गई थी। इतना ही नहीं, जस्टिस फॉर हाथरस वेबसाइट के माध्यम से
दंगे फैलाने की योजना थी। पूरी घटना के पीछे आतंकी गिरोह के बारे में भी पता चला, जिसे देश और विदेश से फंडिंग हुई थी। अमेरिका के टेक्सास से दहशत से भर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक केमिकल गोदाम में लगी आग ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। बताया गया कि एक कंटेनर दूसरे में केमिकल डालते वक्त आग भड़की और पूरे गोदाम में फैलती चली गई। इसके बाद तो पूरा गोदाम आग की भयानक लपटों में धधकने लगा। हर तरफ बस आग और धुआं। वहां से उठ रहा काला धुआं कई किलोमीटर ऊपर तक जाता दिखा। हालांकि हादसा होते ही गोदाम को तुरंत खाली करा लिया गया, जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। At that time, our employees activated our response plan, called for evacuation and notified. गोदाम में बड़े पैमाने पर खतरनाक केमिकल भी थे, लेकिन अधिकारियों ने इसकी वजह से हवा या पानी के प्रदूषित होने की बात से इनकार कर दिया। लेकिन इस हादसे में गोदाम पूरी तरह बर्बाद हो गया। पीएम मोदी ओडिशा इतिहास नाम की किताब के हिंदी संस्करण का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब की किताब ओडिशा इतिहास का हिंदी अनुवाद का लोकार्पण आज अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में करेंगे। अब तक ओडिया और अंग्रेजी में उपलब्ध इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद शंकरलाल पुरोहित ने किया है। पीएम नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के पीएम के साथ वर्चुअल बातचीत करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा होगी। साथ ही दोनों नेता दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए नए तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। भारत और चीन की सेना के बीच कोर कमांडर स्तर की 11वीं बैठक आज चुशूल में होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन मंत्री समूह की 24वीं उच्च स्तरीय बैठक लेंगे। इस बैठक में कोरोना के मौजूदा हालात और उससे निपटने के उपायों पर चर्चा होगी। अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना ने न्यूयॉर्क में एशियाई मूल के लोगों से भेदभाव के खिलाफ हुई एक रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिनमें एक वीडियो में वो अपने चेहरे को ढककर मार्च करती दिखाई दी। वो सैकड़ों लोगों के साथ नाचते और झूमते हुए आगे बढ़ती नजर आई। वो अपने हाथ में एक पोस्टर भी पकड़े दिखी, जिस पर एशियाई लोगों से भेदभाव न करने का नारा लिखा था। एक और वीडियो में रिहाना एक लड़के के साथ खड़ी नजर आई, जो उन्हें पहचान नहीं सका। लेकिन जब रिहाना ने उसके मोबाइल पर अपना इंस्टाग्राम खोला, तो वो कुछ देर के लिए हैरान रह गया। रैली के जरिए रिहाना ने लोगों से इस मुहिम से जुड़ने की अपील भी की। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक महिला की अस्पताल में मौत हो जाने पर उसके घर वालों ने जमकर हंगामा किया। आरोप लगाया गया कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उस महिला की मौत हुई, जिसके बाद उसके घर वालों ने महिला के शव को नेशनल हाईवे पर रखकर उसे जैम कर दिया। इतना ही नहीं, गुस्साए लोगों ने वहां आगजनी भी की, जिससे सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हालांकि पुलिस के पहुंचने के बाद वहां आवाजाही शुरू हो गई। इससे पहले अस्पताल में भी महिला के घर वालों ने खूब हंगामा किया। उनके गुस्से को देखते हुए अस्पताल कर्मी भी वहां से भाग खड़े हुए। आरोप ये भी है कि वहां शराब की बोतलें पाई गई। बताया गया कि जिस महिला की मौत हुई, उसने 6 अप्रैल को ही एक बच्चे को जन्म दिया था। गुजरात के बनासकांठा से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां जुर्माना लगाए जाने से भड़के लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। बताया गया कि पुलिस ने ट्रैफिक रोकने के आरोप में वहां से गुजर रहे बाइक सवार पर जुर्माना लगा दिया। लेकिन इससे दोनों बाइक सवार भड़क गए और पुलिस पर ही हमला कर दिया। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग पुलिस से हाथापाई करते नजर आए। इनमें एक ने तो पुलिस वाले पर डंडे से हमला करने की कोशिश की। इस दौरान उसे काबू करने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माना और उसने पुलिस वाले की तरफ डंडा तान दिया। लेकिन इस हमले के बाद पुलिस वालों का पारा भी हाई हो गया। उन्होंने हमलावर से डंडा छीनकर उसकी धुनाई शुरू कर दी। इसी बीच कुछ दूसरे पुलिस वाले भी वहां पहुंचे और उन्होंने आरोपियों पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। हमलावरों और उनका साथ देने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस दौरान वहां भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ में शामिल कुछ लोग बीच बचाव करने की कोशिश भी करते दिखे। हालांकि बाद में पुलिस ने बाइक सवार दोनों आरोपियों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। देश में कोरोना के बढ़ते केस पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन उच्च स्तरीय मंत्री समूह के साथ 24वीं बैठक करेंगे। सुबह 10:30 बजे होने वाली इस बैठक में कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी और कोरोना से निपटने की तैयारियों पर भी मंथन होगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक दहशत से भर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें आग में लिपटी एक एम्बुलेंस में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि जिस वक्त एम्बुलेंस जल रही थी तभी कुछ लोग उसके बेहद करीब आ गए और इसी दौरान उसमें तेज धमाका हुआ। विस्फोट
इतना जोरदार था कि एम्बुलेंस के परखचे उड़ गए और उसमें पुर्जे में हवा में काफी ऊंचाई तक उड़ते नजर आए। धमाके के बाद लोग इधर उधर भागने लगे, जबकि आग तेजी से भड़कने लगी। देखते ही देखते एम्बुलेंस आग के गोले में बदल गई। कुछ ही देर में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू में किया। गनीमत रही कि जिस वक्त एम्बुलेंस में धमाका हुआ तब कोई उसकी चपेट में नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इंडोनेशिया में जमीन खिसकने और भीषण बाढ़ में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 120 के पार जा पहुंचा है, लेकिन लोगों के शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। कुदरत के कहर की मार सबसे ज्यादा वहां के एडोनारा द्वीप पर पड़ी, जहां लगभग 70 लोगों की मौत हो चुकी है और मिट्टी और कीचड़ से लगातार लोगों के शव बरामद किए जा रहे हैं। सामने आई तस्वीरों में रेस्क्यू टीम कीचड़ के सैलाब से एक के बाद एक शव निकालती दिखी। बताया गया कि वहां दर्जनों लोग अब भी लापता हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश खोज अभियान में अड़चनें पैदा कर रही है। पाकिस्तान में पबजी गेम ने एक शख्स को ऐसा पागल किया कि उसके हाथ अपने ही घर वालों के खून से रंग गए। दिल दहला देने वाली ये वारदात पाकिस्तान के लाहौर में हुई, जहां इस आदमी ने पबजी गेम के ही अंदाज में अंधाधुंध फायरिंग कर दी और अपने परिवार के 3 लोगों और एक दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद आरोपी का पिस्तौल थामे एक वीडियो भी सामने आया। बताया गया कि खून की होली खेलने से पहले उसने सोशल मीडिया पर अपना ये वीडियो अपलोड किया, जिसमें वो गोलीबारी का जिक्र करता हुआ भी सुनाई दिया। ये मैंने सारा कुछ किया, ऐसे भी करके किया, ऐसे भी करके किया और ऐसे दिखा के किया। लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली ये वारदात घर की 4 दीवारी में ही नहीं सिमटी। घटना की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें आरोपी अपने मोहल्ले में पिस्तौल लहराता हुआ नजर आया। उसने सरेआम फायरिंग भी की। आदमी के सिर पर खून सवार देख गली में खड़े लोग भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। गौर करने वाली बात यह है कि गोली चलाते वक्त उस शख्स ने अपने सिर पर हेलमेट पहना हुआ था, जैसा कि पबजी गेम का किरदार पहनता है। पबजी से ये बहुत ज्यादा मुतासर था ज़हनी तौर पर और वही इसने रेप्लिका किया। बताया गया कि आरोपी को पबजी गेम के साथ ही नशे की भी लत थी। इस बात पर घर में झगड़ा हुआ और फिर तो उसके सिर पर ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने असल जिंदगी को ही खेल समझ लिया और बिल्कुल पबजी गेम के ही अंदाज में अपने भाई, भाभी और बहन का कत्ल कर दिया। एक दोस्त बीच बचाव करने आया तो उसे भी नहीं बख्शा। बंगाल में चुनाव के समय हिंसा की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। मौजूदा मामला हावड़ा दक्षिण से जुड़ा हुआ है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी रंतीदेव सेनगुप्ता की गाड़ी पर हमला हुआ है। रंतीदेव ने मामले की शिकायत बॉटनिकल गार्डन थाने में दर्ज करवाई है। ड्रग्स केस में 21 साल की लेडी डॉन एनसीबी के हत्थे चढ़ गई। न्यूज 18 के पारस जामा की रिपोर्ट है कि एनसीबी ने मुंबई के डोंगरे इलाके से 21 साल की इकरा कुरैशी नाम की एक लड़की को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 1.5 लाख रुपए का एमडी ड्रग भी बरामद किया। लेडी डॉन के नाम से मशहूर इस लड़की की तलाश एनसीबी को बीते 3 महीने से थी, जो इंस्टाग्राम के जरिए नए ग्राहकों से संपर्क करती थी और किसी भी डील के लिए वो एक सिम कार्ड और एक ही फोन का इस्तेमाल करती थी। उसके बाद वो अपना नंबर बदल देती थी। खबर है कि ये लड़की बड़े पैमाने पर एमडी, एलएसडी और चरस को लोगों तक पहुंचाती थी। इकरा कुरैशी पर यह भी आरोप है कि जो भी पुलिस को उससे जुड़ी जानकारी देता था, वो उसकी हत्या करवा देती थी। महाराष्ट्र सरकार के वैक्सीन की कमी के दावे को शरद पवार ने खारिज कर दिया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि महाराष्ट्र में वैक्सीन का केवल 1.5 दिन का स्टॉक बाकी है। उन्होंने केंद्र पर महाराष्ट्र से सौतेला बर्ताव करने का आरोप लगाया। सिर्फ 9 लाख डोसेस आज के दिन में उपलब्ध है, तो 9 लाख अगर हम 6 लाख के या 5 लाख के हिसाब से जाता है तो 1.5 दिन में ये खत्म हो जाएगा। लेकिन शरद पवार ने अपनी ही सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के दावे को खारिज कर दिया। थोड़ी ही देर में उन्होंने दावा कर दिया कि केंद्र का पूरा सहयोग राज्य को मिल रहा है। केंद्र सरकार सुद्धा या संकटातून राज्याला मदत करण्यासाठी पूर्णपणे सहकार्याची भूमिका घेते। सरकार में शामिल एनसीपी और शिवसेना में टकराव दिखा तो बीजेपी ने चुटकी लेने में देर नहीं की। महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार है, उनको ये मालूम है कि केंद्र अपनी भूमिका अदा कर रहा है, इनको राज चलाना नहीं आता, तो इन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखना चाहिए कि हमको चलाना नहीं आया, तभी अभी हमारे बस की बात नहीं है। 26 जनवरी हिंसा मामले में आरोपी दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने पुलिस से हिंसा वाले दिन के उन सभी वीडियो को कोर्ट में जमा कराने का आदेश दिया जिनमें दीप सिद्धू दिखाई दे रहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक रैली की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और रैली में मौजूद लोगों से बीजेपी के खिलाफ नारे भी लगवाए। बीजेपी हटाओ, बंगला बचाओ। महाराष्ट्र में शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के संस्थापक संभाजीराव भिडे ने कोरोना पर अजीबोगरीब बयान दिया। कोरोना हा रोग नाही आणि कोरोनाने माणसं मरतात ती जगायला लायक नाही। मुख्तार अंसारी की एक तस्वीर सामने आई जिसमें वो बिना व्हील चेयर के सहारे अपने पैरों पर खड़ा दिखाई दिया। बताया गया कि ये तस्वीर कानपुर के एक थाने के बाहर की है जब पंजाब से उसे यूपी की बांदा जेल ले जाया जा रहा था। इससे पहले कई बार मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर नजर आया था। आईआईटी पटना में 21 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद इन सभी छात्रों को उनके हॉस्टल में ही क्वारंटीन कर दिया गया। हमारे पास 21 स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। राज्य में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए योगी सरकार ने लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज और बरेली में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया था, जिसे सख्ती से लागू करवाने के लिए पुलिस के कई बड़े अधिकारियों ने खुद मोर्चा संभाला। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में पुलिस बिना वजह बाहर निकलने वालों को पकड़कर उनसे उठक बैठक करवाती नजर आई। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया। कोविड महामारी का सामना जिस तरह से आपने पिछले साल किया था, उसी तरह से इस बार भी सबको मिलकर इसका सामना करना है। नाइट कर्फ्यू की ऐसी ही तस्वीरें गाजियाबाद से भी सामने आई। वहाँ भी जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए और उल्लंघन करने वालों के चालान काटे गए। मेरठ में भी नाइट कर्फ्यू की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस ने वहाँ भी लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से इन पाबंदियों को मानने की अपील की। अत्यंत आवश्यक कार्य को छोड़कर सभी व्यक्ति अपने अपने घरों में रहेंगे। राजधानी लखनऊ में भी पुलिस नाइट कर्फ्यू को सख्ती से लागू करवाने के लिए मुस्तैद दिखी। इस बीच कुछ दुकानें जो खुली थी उन्हें बंद करवा दिया गया। लेकिन इस बीच वाराणसी से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहाँ गंगा आरती में भीड़ न जुटाने के प्रशासन के निर्देश की धज्जियां उड़ाई गई। शाम होते ही सैकड़ों लोग गंगा आरती में शामिल होने के लिए इकट्ठा हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के हालात पर एक समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री ने यह दावा किया कि देश को अब लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस के हालात से निपटने के लिए जरूरी संसाधन बनाए जा चुके हैं जो पहले देश में मौजूद नहीं थे। गत वर्ष इन दिनों में हमारे हाल क्या है? हमारे पास टेस्टिंग लैब नहीं थे। इवन मास्क कहां से मिलेगा ये भी एक चिंता का विषय है। पीपीई किट नहीं था और उस समय हमारे लिए बचने का एकमात्र साधन बचा था लॉकडाउन, ताकि हम व्यवस्थाओं को एकदम से जितना तेजी से बढ़ा सके और वो हमारी स्ट्रेटेजी काम आई। हम व्यवस्थाओं को बना सके, संसाधन खड़े कर पाए, हमारी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई, दुनिया से जहां से प्राप्त कर सकते कर पाए और लॉकडाउन के समय का हमने उपयोग किया। लेकिन आज जो स्थिति, आज जब हमारे पास सब संसाधन है, तो हमारा बल, और ये हमारे गवर्नेंस की कसौटी है, हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ हुई चर्चा में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए टेस्टिंग और ट्रेसिंग की नीति पर जोर देने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर मरीज के संपर्क में आए कम से कम 3 लोगों की टेस्टिंग जरूर की जाए। इसके अलावा राज्यों से कहा गया कि वो मरीजों की गिनती की पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर ध्यान दें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग ही कोरोना को फैलने से रोक सकती है। उन्होंने ये भी साफ किया कि मरीजों की गिनती के आधार पर किसी राज्य को अच्छा या किसी को खराब कहना सही नहीं है। उन्होंने अलग अलग राज्यों में लगाए जा रहे नाइट कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू का नाम देने की अपील की। साथ ही वैक्सीन लगाने का अभियान तेज करने को भी कहा है। ये भी कहा कि 11 से 14 अप्रैल के बीच टीका उत्सव मनाया जाए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जाए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस दूसरी लहर में लोग लापरवाह भी हुए हैं। कोरोना वायरस के मरीज इसे मामूली खांसी जुकाम मानकर नजरअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से वायरस तेजी से फैल रहा है।